हेलो एवरीवन, अ वेरी वेलकम टू अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ विजार्ड स्टडी, जिसमें हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमारे 24 ऑफ फेब से एग्जाम, आपके बोर्ड एग्जाम्स चालू होने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए है। ये मैं लिख देता हूँ इधर। ठीक है, क्लास इंटर। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए है। मैं इंटरमीडिएट ऑलरेडी पास हूँ। ठीक है, 2022 का मैंने पेपर दिया और हिंदी में मेरे 86 मार्क्स आए थे। ठीक है, हिंदी में मेरे 86 मार्क्स आए थे। सो मैं आपको इस लेक्चर में आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट फीचर्स बताने वाला हूँ। क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे आपको स्ट्रेटेजी बना के हिंदी चलनी है, क्योंकि हिंदी में चलना है, क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी कम रह चुका है। ठीक है, सो हर सब्जेक्ट पढ़ना है और कितना देर आपको क्या, मतलब किस किस टॉपिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंट में आना है, किसको कम इम्पोर्टेंस देनी है, सारा कुछ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें हम पहली चीज़ करेंगे हाउ टू कवर सिलेबस। सेकेंड थिंग क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। थर्ड थिंग इंपॉर्टेंट जीवनी। जीवनी का बहुत ज़्यादा रोल पड़ता है आपके जीवनी में। देखिए, आपके पास 7 से 8 चैप्टर आपके पद्य में होंगे, फिर 7 से 8 चैप्टर आपके गद्य में होते हैं। ठीक है, तो जीवनी आप किस किस की, सबकी तो रट नहीं सकते भाई, बिल्कुल भी नहीं रट सकते। वो दिमाग अलग होता है लोगों का, सबकी रट लेते हैं, पर मैं नहीं रट सकता हूँ। ठीक है, तो सबकी आपको रटनी नहीं है, जो मैं बताऊंगा वो आपको सिर्फ पढ़नी है। ठीक है, और मान के चलिए जो मैं बता रहा हूँ वो आपको पढ़ना है और 100% वो एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में बताने वाला हूँ। इम्पॉर्टेंट इन ग्रामर। ग्रामर एक ऐसा रोल प्ले करता है जहाँ पे आपको फुल नंबर मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस, जैसे रस, छंद, अलंकार, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, पर्यायवाची, विलोम, इन चीज़ों में आपको फुल मार्क्स मिलने हैं। तो ग्रामर आपको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। क्या अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। हाउ टू सेव टाइम इन पेपर। देखिए, हिंदी का एक ऐसा पेपर है जिसमें हमारा टाइम बहुत ज्यादा लेंदी पेपर होता है। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, काफी लेंदी होता है, बहुत ज्यादा पोर्शन आता है हिंदी में। ठीक है, आधे बच्चों का तो छूट भी जाता है। सो हम हिंदी को कैसे डेवलप करेंगे, कैसे उसको कवर अप करेंगे, हम ये भी देखेंगे। ठीक है, से टाइम उसमें कैसे बचाएंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमें ज्यादा टाइम देना है, किसमें हमें नंबर ज्यादा मिलेंगे तो उसमें कितना टाइम लगाना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। हाउ टू स्कोर 80+ एंड 90+। देखिए, 80+ उन लोगों को मैं बता रहा हूँ जो एवरेज है। ठीक है, वो 80+ ले आएंगे, और हिंदी में 90+ वही ला सकते हैं तो थोड़ा पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, जिनकी राइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है। ठीक है, और कैसे डिफाइन करेंगे चीज़ों को, मतलब संदर्भ, प्रसंग, ये सब कैसे डालेंगे, ये उनको अगर आता है अच्छे से तो वो कर लेंगे। ठीक है, हाँ, ये बात अलग है कि एवरेज भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं भी एवरेज था, मैंने 80+ स्कोर किया था। 90+ तो मेरे नहीं आए थे, मैंने 100% अपना दिया था, बट मेरे आए नहीं थे, बात अलग है। लेकिन मेरे क्लास के 2-3 स्टूडेंट थे जिनके 90+ आए थे ऑलरेडी। ठीक है, और लास्ट वाला टॉपिक करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स। ठीक है, हिंदी में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पढ़ने से ज़्यादा आपकी राइटिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, राइटिंग जो अगर आपकी अच्छी होगी तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो आइए पहले टॉपिक से हम कवर करते हैं। ठीक है, हाउ टू कवर सिलेबस। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पहले टॉपिक को लेते चलते हैं। ठीक है, हाउ टू कवर सिलेबस। ठीक है, देखिए, आपका जितना भी सिलेबस हो चुका है 80-90%, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपका जितना भी सिलेबस हुआ है 80-90% या 70% जितना हो चुका है, आप उसको रिवाइज करना चालू कर दीजिए। आप उसको रिवाइज करना पहले चालू कर दीजिए। ठीक है, उन चीज़ों को रिवाइज करिए और उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करिए जो आपको आती हैं, ऑलरेडी आती हैं। आप उनको अच्छे से और रिवाइज करेंगे तो वो आपको बेटर 100-200% आ जाएंगी। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन उन चीज़ों से पूछा जा रहा है तो आप 100% उसका आंसर देने में सक्सेस रहेंगे। तो ये चांस ज़्यादा रखिए कि जितना आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका उसको ऑलरेडी काफ़ी डेफिनेट वे में ले जाइए कि ये इससे एक भी क्वेश्चन अगर कहीं से ही पूछा जा रहा है आपको आता ही होगा। ठीक है, जनरली वो चाहे गद्य का कोई प्रसंग हो या गद्य का कोई व्याख्या हो या पद्य का कोई व्याख्या हो। ठीक है, वो चैप्टर आपको डेफिनेटली आना ही आना चाहिए। ठीक है, और सिलेबस अगर आपका 20% रह गया, 30% रह गया, डेफिनेट है, ठीक है, रह जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जो आपका ऑलरेडी हो चुका है उसमें आप अपना समय मत गवाइए, मैं कह रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। आप जो नहीं हुआ है उसमें आप अपना समय मत गवाइए। ये नहीं कि 70% नहीं हुआ है, अगर 30% नहीं हुआ तो चलिए पहले हो जाएगा तब रिवाइज करना चालू करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ वो जनवरी तक आपका लास्ट में एंड अप होगा। ठीक है, फिर आपके पास कितने दिन रह जाएंगे, ज़्यादा दिन रह ही नहीं जाएगी। जनवरी के बाद एक महीने ले लीजिए और 24 दिन उधर, 1.5 महीना रह जाएगा। 1.5 महीने में मैथ वगैरह ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपका
2 महीने भी काफ़ी नहीं होते, ठीक है, रिवाइज करने के लिए। इंटरमीडिएट की मैथ तो आपने देखी ही कैसी है, तो किताबें अलग है ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, जितना आपका सिलेबस हिंदी में हो चुका है 80 to 70% या 90% जितना आपका हो गया, आप उसको कवर अप करिए अच्छे से, उस पर ज़्यादा ध्यान रखिए, ठीक है। रिवाइज करने की कोशिश काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा करिए, ठीक है। जितना भी सिलेबस हुआ, जैसे जो जीवनी आपने कभी वर्कशीट वगैरह में दी है, जैसे सपोज जयशंकर की आप वर्कशीट में दे चुके हैं, ठीक है, वर्कशीट तो हुई होंगी, प्री बोर्ड हुए होंगे। जो आपकी जीवनी जैसे आपके टीचर्स कराते हैं, ठीक है, मेरे टीचर जनरली क्या कराते थे, एक ही जीवनी को बार बार देते थे सब्जेक्टिव वे में, ठीक है। जो मैं प्री बोर्ड देता था या वर्कशीट होती थी या मंथली टेस्ट होते थे, उसमें वही जीवनी वो बार बार देते। वो बार बार देने का उनका ये चार्ज नहीं था कि ये नहीं करना चाहते हम लोग बुद्धू बनाते हैं कि यार इसको आगे बढ़ने नहीं देना, नहीं। वो ये चाहते थे कि तुमको जितना आता है उतना तुम्हारा डेफिनेट हो ही जाए एग्जाम में, यानी कि जैसे वो जयशंकर प्रसाद की बार बार जीवनी देते थे मुझे, ठीक है। तो मेरा क्या था, अब मुझे जयशंकर प्रसाद की इतनी ज्यादा जीवनी रट तो गई थी, इतनी ज्यादा रटी हुई थी कि मेरे एग्जाम में वो आई भी थी, डेफिनेटली आई थी, ठीक है। तो मैंने जयशंकर प्रसाद को सेलेक्ट भी किया था, और पूरी जीवनी जैसे ही मैंने वो जीवनी देखी, मेरे दिमाग में सारे पॉइंट टू पॉइंट आंसर छप गए थे कि मैंने अभी तक कैसे उसको प्री बोर्ड में एनालाइज किया है, कैसे उसको मंथली टेस्ट में एनालाइज किया, सारा का सारा मैंने वही लिख दिया। तो जो आपके टीचर्स ने या जो आपने जीवनी 2 से 3 बार रिवाइज कर चुके हैं, आप उनको पढ़ने की कोशिश करिए, ना कि आप नया पढ़ने की कोशिश करिए। जैसे ये नहीं है कि यार जैसे सपोज देर कोई मैथिली सरल गुप्त की आ गई, अब आपको वो अच्छी लग रही, 2-3 टॉपिक उसमें अच्छे लग गए कि यार इनकी रचना इजी इजी है तो इनकी जीवनी लिख लेते हैं। तो आप क्या करेंगे कि वो भी जो आपने पढ़ी होगी वो भी आपके दिमाग से निकल जाएगी, और जो आपको नई लगने लगेगी वो आपको लर्नअप नहीं होगी। वो आपको लर्नअप तभी होगी जब आप उसको रटेंगे, लेकिन उतना नहीं लर्नअप होगी जितना आपको पहले वाली लर्नअप थी। तो मैं ये कहूंगा, जो चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप उन चीजों को रिवाइज करिए, ना कि आप नया कुछ रिवाइज करने की कोशिश करिए। जीवनी में तो ये बिल्कुल नहीं करना है, सारी नहीं पढ़नी है, पहली बात सारी नहीं पढ़नी। जो आपने टेस्ट में या एग्जाम्स में जीवनी पढ़ के लिख के आए हैं, आपको वही पढ़ के लिख के जाना है, ठीक है। 1 से 2 बार आप रिवाइज करेंगे और उनको ही आपको देखना है, ठीक है। एग्जाम में उनको ही आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे ही कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे गद्य में होती है व्याख्या वगैरह, ठीक है। गद्य पद्य में कोई व्याख्या होती है, जैसे इंपॉर्टेंट व्याख्या आप सॉल्व जरूर पढ़िए। सॉल्व चाहे अवतार की ले लीजिए, हिंदी की तो अवतार बेस्ट रहती है मेरे तरफ से, ठीक है। विद्या वगैरह में इन सब पे विश्वास नहीं रखता, हिंदी की जो है मुझे लगता है अवतार बेस्ट रहती है। और जो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री को मैं एक ही टाइम पे मैं एक ही बुक प्रेस्क्राइब करता हूँ, वो है एग्जाम टाइम। मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ये चारों सब्जेक्ट के लिए मैं एक ही प्रेफर करता हूँ हमेशा। वही मेरे स्कूल में, वही लखनऊ में भी ज़्यादा वही चलती है, ठीक है। वो कौन सी है, एग्जाम टाइम, ठीक है। बाकी हिंदी इंग्लिश के लिए आप अवतार के पास जा सकते हैं, कोई बात प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप सॉल्व को ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करिए। मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि जैसे कोई व्याख्या आई है तो वो 2 से 3 बार पूछी गई, 3 से 4 बार पूछी गई, तो आप उसको ज़्यादा एनालाइज करिए। रटना नहीं है आपको, एनालाइज करना है सिर्फ, ठीक है। एक बार स्टोरी पढ़नी, उसके बाद एनालाइज करके पढ़ना है क्या दिया गया है, किसके बारे में आपको कौन कौन से वर्ड ट्रांसलेट किए गए हैं, किसको अच्छे से कराया गया है, मतलब किसको अच्छे से डिफाइन किया गया और क्या पूछा गया था, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हाउ टू कवर सिलेबस। सिलेबस क्या है, इसमें क्या था, मतलब जो मैं ये कह रहा हूँ इसमें मोटी मोटी बात क्या है, इसमें ये है कि 80 to 90% जितना भी आपका सिलेबस कंप्लीट है आप उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, और नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ पुराना वाला जो आपने एग्जाम में ऑलरेडी पढ़ के दे चुके हैं 1-2 बार, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसको मैं अलग डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अब एक टॉपिक को उठाते हैं, ठीक है, एक टॉपिक को उठाते हैं पहले, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट जीवनी हो गया, इसको एक बार मैं कहीं पे नोट डाउन कर लेता हूँ यार, नोट डाउन कहाँ करूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। इंपॉर्टेंट जीवनी, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट ग्रामर, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं कौन कौन से मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको क्या बताऊंगा, जैसे एक टॉपिक है गद्य के ऊपर पहले आते हैं, ठीक है। पहले हम किसके ऊपर आएंगे, गद्य के ऊपर, ठीक है। पहले हम किसके ऊपर आएंगे, खंड का, यानी कि गद्य के ऊपर आएंगे, ठीक है। गद्य के ऊपर आते हैं, ठीक है। जैसे पहला चैप्टर आपका है, पहला चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे जिनकी आपको व्याख्या पढ़नी है, मैं वो चैप्टर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है।
सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका हो जाता है अशोक के फूल। अशोक के फूल सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अशोक के फूल। और अशोक के फूल किसकी है? अशोक के फूल रामचंद्र शुक्ल की है मुझे लग रहा है, ठीक है। सो अशोक के फूल आपको बहुत अच्छे से, पहले मैं चैप्टर ये आपको लिखा देता हूँ गद्य में। अशोक के फूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। और दूसरा है चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप, जैसे पहला चैप्टर था राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। तीसरा चैप्टर है हम और हमारा आदर्श, हम और हमारा आदर्श, ठीक है। हम और हमारा आदर्श हो गया, ठीक है। हम और हमारा आदर्श हो गया। और फोर्थ चैप्टर है भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता। आपके चैप्टर से कुछ कट ऑफ भी हुआ होगा, मतलब कट किए हो गए होंगे चैप्टर, वो मुझे नहीं मालूम है कि किस कौन सा चैप्टर आपके टॉपिक में है या कौन सा चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, ये मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। जो मैं उस टाइम एग्जाम दे रहा था तो मेरे में सब था, उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। सो आपको ये चैप्टर, चार चैप्टर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। किस लेक्चर में? गद्य के खंड का में ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आप इनको व्याख्या सहित, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको रटना है चैप्टर्स को, नहीं, आपको एनालाइज कर दीजिए। पहला कौन सा? अशोक के फूल तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अशोक के फूल है, राष्ट्र का स्वरूप हो गया, हम और हमारा आदर्श, और भाषा और आधुनिकता। ये चार चैप्टर आपको ऐसे मिलेंगे जिनसे आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं हमेशा, ठीक है। ये हो गई गद्य की बात, ये किसकी होगी? गद्य की बात होगी। अब जरा आते हैं पद्य की चीज पे, ठीक है। अब जरा पद्य की बात पे आते हैं, ठीक है। अब अच्छा, मैं इनके जीवनी को अलग लिखाऊंगा, जीवनी वाला अलग टॉपिक रहेगा। ये हो गए गद्य के, अब मैं पद्य की बात करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, मेन चीज आपका क्या रहेगा वो सब अलग टॉपिक में समझाऊंगा। फीचर्स में आएगा कुछ आपका, फीचर्स को आपको देखना है, एंड तक पूरा वीडियो देखिए, आपको फीचर्स देखना है। ये सिर्फ मैं चैप्टर की बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गद्य के हो गए, ठीक है। कौन कौन से? पहला है अशोक के फूल, पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा राष्ट्र का स्वरूप, तीसरा हम और हमारा आदर्श, और चौथा है भाषा और आधुनिकता, ठीक है। ये आपको पढ़ने ही, ठीक है। अब पद्य की बात करते हैं। पद्य की बात पे आ जाते हैं, ठीक है। पद्य में आ जाते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर है पद्य में, देखिए पवन दूतिका, पवन दूतिका, पवन दूतिका। दूसरा चैप्टर है आपका श्रद्धा मनु, शायद चैप्टर मेरे में तो था, ठीक है। हाँ, बापू के प्रति नहीं, ये कर लीजिए कैकेयी का अनुपात। जी हाँ, कैकेयी का अनुताप, कैकेयी का अनुताप, ठीक है। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और आपका गीत हो जाता है, गीत, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा मनु भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। श्रद्धा मनु भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा मनु के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। श्रद्धा मनु हो गया। और नौका विहार और परिवर्तन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, नौका विहार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। नौका विहार, नौका विहार, ठीक है। नौका विहार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पुरूरवा पढ़ लीजिएगा, पुरूरवा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नौका विहार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें मैं इन चार चैप्टर्स की तरफ जा रहा हूँ। बाकी क्या करना है देखिए, मैं इस हिसाब से नहीं कर रहा हूँ कि यही चार चैप्टर आपको रखने हैं। मैं ये कह रहा हूँ इन चार चैप्टर को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पूरा एक एक निचोड़ एनालाइज करना है, एक एक जीवनी, एक एक मतलब गद्य का एक एक सारांश वगैरह निचोड़ देना है बिल्कुल, ठीक है। इन चार चैप्टर्स में जो मैंने गद्य में बताया, जो मैंने पद्य में बताया, उनका सिर्फ निचोड़ रखना है, ठीक है। बाकी क्या है, बाकी जो चैप्टर आपके बचते हैं आप उनको वन लाइनर में एक बार देख लीजिए कि वो चैप्टर्स की समराइजिंग वे में आपको एक बार पढ़ लेना है कि वो क्या कहते हैं, ठीक है, और क्या उनका मीनिंग आता है। बाकी ये चैप्टर, एक पवन दूतिका, दूसरा कैकेयी का अनुताप, और तीसरा है श्रद्धा या गीत मनु, ठीक है। श्रद्धा गीत मनु दोनों एक लेखक के हैं, ठीक है।
और नौका विहार, ये 4 चैप्टर आपको पद्य में बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से इनको एनालाइज करना है। ठीक है, अब कहानी की बात मैं कह नहीं सकता हूँ भाई। कहानी देखिए मेरे में तो कहानी की बात अगर मैं करूँ तो कहानी की बात आते हैं। ठीक है, कहानी की अगर बात करूँ तो पंचलाइट वन ऑफ द मोस्ट है। ठीक है, पंचलाइट क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है। ठीक है, पंचलाइट। ठीक है, और बाकी मेरे में यार मैंने पंचलाइट और ध्रुव यात्रा एक बार देख लेना। पंचलाइट और ध्रुव यात्रा, ठीक है, ध्रुव यात्रा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। पंचलाइट और ध्रुव यात्रा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहानी का हो गया। अगर नाटक की बात करें तो नाटक में मैं क्या बोलूंगा आपको, जिसमें पंचलाइट काफी ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाटक मेरे में तो भाई नाटक की अगर मैं बात करता हूँ तो नाटक मेरे में नाटक नहीं था यार, आन का मान नाटक था यार, आन का मान मेरे में नाटक था। तो ये मेरे में उस टाइम नाटक था आन का मान। ठीक है, मैंने आन का मान किया था। ठीक है, तो आन का मान एक बार देख लीजिएगा जिन जिन का नाटक है। और खंड काव्य की बात करें तो ये तो भाई खंड काव्य लखनऊ वालों का खंड काव्य की बात कर रहा हूँ, इधर लिख देता हूँ खंड काव्य। ठीक है, तो मेरे में तो भाई यही था, सत्य की जीत। मेरे में क्या था, सत्य की जीत। ठीक है, आपका जो भी हो खंड काव्य ये तो आपका पढ़ना ही पढ़ना है पूरा अच्छे से। ठीक है, और बाकी आपका इंपॉर्टेंट फीचर्स में लेके जाऊंगा। ठीक है, कहानी में पंचलाइट और ध्रुव यात्रा, नाटक में क्या लिखा है मैंने, आन का मान, और खंड काव्य में सत्य की जीत, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये खंड काव्य आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, तो ठीक है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट वाइज लगे आपको उसको खंड काव्य तो पूरा पूरा पढ़ना ही है। ठीक है, कैसे इसको अटेम्प्ट करना ये भी मैं बताऊंगा आपको, अभी नहीं, थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने के बाद। ठीक है, अब संस्कृत की बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है संस्कृत। संस्कृत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे नंबर आपको फुल से फुल दिए जाते हैं, फुल में फुल दिए जाते हैं नंबर। ठीक है, तो पहला इसमें सुभाषित रत्नान, शुभाषित रत्नानी। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है शुभाषित रत्नान, पढ़ना ही पढ़ना है। जितने श्लोक है, जितने भी श्लोक है आप रटना चाहो रट लो, आता है संस्कृत तो एनालाइज कर लो, संदर्भ वाइज पूरा का पूरा रटो सुभाषित रत्नानी, पूरा एक एक श्लोक पूरा पूरा रिवाइज करो, पूरा पूरा श्लोक। ठीक है, सुभाषित रत्नानी का। दूसरा है जातक कथा, जातक कथा, जातक कथा। ठीक है, तीसरा है तीसरा में क्या, आत्मज्ञान सर्वज्ञ कर लीजिए। ठीक है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। ठीक है, सर्वज्ञ। ठीक है, और चौथा चैप्टर है आपका पंचशील सिद्धांत, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पंचशील सिद्धांत। ठीक है, पंचशील सिद्धांत, 4 चैप्टर आपको अच्छे से महामाना मालवीय बच्चा है भाई, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, उसको देखना चाहो देख लेना, वरना मैं ये कहूंगा ये 4 चैप्टर जिसमें आपका ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुभाषित रत्नानी का तो एक एक कोटेशन, एक एक श्लोक आपके दिमाग में जहन में बैठा हुआ होना चाहिए कि वो कह क्या रहे विद संदर्भ बहुत अच्छे से। ठीक है, ऐसे ही जातक कथा आत्मज्ञा और सर्वज्ञ का होना चाहिए, पंचशील सिद्धांत का भी होना चाहिए। ठीक है, ये हुई संस्कृत की बात। ठीक है, और व्याकरण में क्या है यार, व्याकरण की बात क्या करूंगा, व्याकरण का अलग पोर्शन बताऊंगा। ठीक है, ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। ठीक है, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे चैप्टर वाइज। ठीक है, अब बात करते हैं जीवनी की, आते हैं जीवनी की। ठीक है, जीवनी पे आते हैं, जीवनी पे आते हैं। ठीक है, एक तरफ ले देता हूँ गद्य, ठीक है, और एक तरफ लिख देता हूँ पद्य। ठीक है, ज्यादा नहीं, आपको 3 जीवनी आपको पढ़नी है, और उसमें से भी कौन सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है,
पहली है वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रो जी सुंदर रेड्डी, प्रोजी सुंदर रेड्डी, ठीक है। जिसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई। कितने 4-4-5-5 चैप्टर है ना, 4-4-5-5 जीवनी याद करना चाह रहे थे ना। मैंने क्या बताया आपको, क्या जीवनी याद करनी, कितनी गद्य में, 2 मात्र। कौन सी? वासुदेव शरण अग्रवाल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बस आंख बंद करके जाइए, वासुदेव शरण अग्रवाल रख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रख लीजिए, चले जाइए। आपको एग्जाम में यही दिखेंगे, बिल्कुल यही दिखेंगी। जितना भी अभी तक एनालिसिस किया पीछे से 10 साल में, ठीक है, पीछे 10 साल में जितना भी एनालिसिस मैंने उस टाइम पढ़ते टाइम किया था या मैं वीडियो बनाते टाइम मैंने किया, मैंने देखा है यही काफी है आपके लिए गद्य में, ठीक है। सो विदाउट एनी क्वेश्चन आप यही पढ़ के जाइए पेपर में, ठीक है। और इम्पोर्टेंट जीवनी आपकी पद्य में देखने को मिलती है, ठीक है। पद्य में देखने को मिलती है। मैं ये कहूँगा पद्य में आपको पहली मैथिली शरण गुप्त को लेना है, ओजस्वी वक्ता भी थे, ठीक है, ओजस्वी कविता लिखते थे, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त के पास जाना है आपको, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद तो लेना ही लेना है, जयशंकर प्रसाद को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद को बहुत अच्छे से आपको एनालाइज करना है। जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे आपके, ठीक है। और महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ठीक है। इसमें 2 बताई थी मैंने, लेकिन इसमें मैं आपको तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें काफी ज्यादा चैप्टर्स भी हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, तीनों के तीनों आपको लर्न अप करने, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ये 2 आती हैं, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, क्योंकि ये मिडिल में वही आती हैं। अगर ऊपर से 3 को एग्जामिनर देगा तब भी जयशंकर फंस जाएंगे, नीचे से 3 देगा तो भी जयशंकर फंसेंगे, महादेवी फंसेंगे, बीच से देगा तो दोनों फंसेंगे, ठीक है। कोई तुक्का नहीं लगा रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, ठीक है। तीनों के तीनों आपको याद करनी। इनसे मैथिली, जयशंकर, महादेवी पद्य में हो गई, गद्य में वासुदेव, आचार्य, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मन करे तो प्रोजी सुंदर रेड्डी भी देख लेंगे। और बाकी सब आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स में ले जाऊंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं व्याकरण के ऊपर, अब बात करते हैं व्याकरण के ऊपर, ठीक है। व्याकरण के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। व्याकरण में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पता है क्या? लोकोक्तियां, मुहावरे। देखिए इसमें कोई लिखने वाली बात नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें कोई लिखूंगा नहीं मैं, ठीक है। व्याकरण की मैं आपको बात करता हूँ, ठीक है। व्याकरण में बुक में ही देख लेता हूँ क्या क्या है, आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। व्याकरण में आपका लोकोक्तियां और मुहावरे आते हैं। जितने भी आपके किसी भी सॉल्व से पढ़ रहे होंगे, विद्या पढ़ रहे होंगे, चलिए कोई बात नहीं, विद्या ही पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। पढ़ रहे होंगे इस टाइम, तो इस टाइम जो आपके पास हो उससे पढ़िएगा। लोकोक्तियां, मुहावरे जितने भी आपके हैं, जितने आप रट सकते हैं, सारे के सारे रट डालिए। बाकी जितने प्रीवियस ईयर में उससे 2-3 साल पहले आए हैं, ठीक है, 2022, 23, 24, ये 3 साल आपको रटने ही रटने हैं। सारे के सारे लोकोक्तियां, मुहावरे, सारे के सारे लोकोक्तियां, मुहावरे 23, 24 और 22 वाले रट डालिए। 23, 24, 22 वाले, 22, 23, 24 वाले रट डालिए। लोकोक्तियां, मुहावरे सारे के सारे, ठीक है। अगर व्याकरण में शब्द रचना, लोकोक्तियां, मुहावरे ही आता है, ठीक है। अगर पर्यायवाची वगैरह मुझे लगता नहीं दिखता है, ठीक है, लोकोक्तियां, मुहावरे ही दिखते हैं, ठीक है। और उसमें अगर बात करें मैं शब्द व्याकरण की, ठीक है,
तो शब्द व्याकरण में मैं देख लेता हूँ क्या क्या आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शब्द व्याकरण की बात कर लेते हैं एक बार। शब्द व्याकरण में आपका संधि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और संधि भाई हल्के में मत लीजिएगा। संधि के अच्छे अच्छे आपको दिखते हैं, और अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे दिखेंगे संधि के कि यार मैं क्या कहूँ। संधि आपको सारी की सारी याद करनी है। यड़ संधि, दीर्घ संधि, लघु संधि, जितनी भी प्रकार की संधि होती है, आयादी संधि। आयादी संधि पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैं यही कहूंगा आपको, स्वर संधि, दीर्घ संधि और गुण और आयादी, इन तीनों पे तो काफी ज्यादा क्वेश्चंस करने। बाकी जितने आपकी संधि में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संधि जितने भी आपके सॉल्व में लिखे हैं वो सारी की सारी प्रैक्टिस आउट करिए। ठीक है, संधि भी एक मैथमेटिक्स के टाइप का टॉपिक है, सो आपको इसको एनालाइज नहीं करना है। ठीक है, आपको इसको टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस ही करना होगा। संधि को जितना पढ़ सकते हैं, दीर्घ संधि वगैरह, कभी डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा आपको, डेफिनेशन कभी नहीं पूछा जाता है। सिर्फ आपसे 2 संधि दिए गई होंगी, या तो उनका संधि विच्छेद पूछा जाएगा, या तो उनको ऐड करके लिखना होगा। संधि विच्छेद आपको ऑलरेडी दिया गया होगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाता है, आपका समास हो जाता है। समास हो जाता है, ठीक है, या शब्दों में सूत्र अंतर, शब्दों में सूच अंतर, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। ठीक है, पहला टॉपिक संधि था आपका व्याकरण में। दूसरा शब्दों में सूक्ष्म अंतर। शब्दों में सूक्ष्म अंतर क्या होता है, जैसे तरंग, तुरंग। तरंग मीन्स क्या होता है, लहर हो गई, और तुरंग मीन्स क्या हो गया, घोड़ा हो गया। तरंग मीन्स लहर हो गया, तुरंग मीन्स घोड़ा। ठीक है, ये होते हैं शब्दों में सूक्ष्म अंतर। तो ये आपके जितने भी अनसॉल्व वगैरह में लिखे हो, और खासकर मैंने क्या बोला, 22, 23, 24 तो आपको हर एक चीज रट के जानी है। ठीक है, हर एक चीज व्याकरण में 22, 23, 24 की हर एक चीज याद करके जाना है। तो शब्दों में सूक्ष्म अंतर भी आपको वहीं से पूरे के पूरे रटने हैं। ठीक है, अनेकार्थी हो गए। अनेकार्थी जैसे आपका पर्यायवाची करके होता है। ठीक है, इसको अनेकार्थी बोलते हैं, बस थोड़ा वो अलग होता है और ये अलग होता है। ठीक है, अनेकार्थी में क्या है, 22, 23, 24 के सारे अनेकार्थी पढ़ने हैं। जैसे वर्ण का अगर अनेकार्थी पूछा जाए तो रंग, अक्षर, भेद, जाति, आकृत, ये होते हैं। ठीक है, अगर वर्ण के बाद अगर जैसे गोपाल का पूछ लिया जाए तो भगवान, कृष्ण, ग्वाल। ठीक है, गिरा, गवाड़ी, गिरना, ये सारे आपके अनेकार्थी होते हैं। तो आपके किस ईयर का पढ़ना है, 22, 23, 24 काफी ज्यादा पढ़ के जाना है। ठीक है, शब्दों के लिए एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोल सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे इसमें कैसे बनते हैं, दोपहर के बाद के समय को क्या बोलते हैं, अपराह्न। रात्रि में विचरण करने वाले को क्या बोलते हैं, निशाचर। जो रात्रि में सोचते हैं उनको क्या बोलते हैं, निशाचर। ठीक है, जो शोक करने योग्य ना हो, अशोक या अशोक बोलते हैं। ठीक है, आवश्यकता से अधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इनको इंग्लिश में बोला जाता है, और हिंदी में क्या बोला जाता है, अनेकार्थी। ठीक है, क्या बोला, अनेकार्थी सॉरी नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो ये भी आपके जितने भी 22, 23, 24 वाले हो वो तो सारे के सारे पढ़ने हैं। ठीक है, और क्या है, जैसे बाकी सारे पढ़ने। ठीक है, और जो आपके सॉल्व में लिखा हो। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट पता क्या आता है, संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, विभक्ति की पहचान, विभक्ति की पहचान। ठीक है, विभक्ति की पहचान, विभक्ति की पहचान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, विभक्ति की पहचान। इसमें क्या है, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने क्या किया था, जैसे मुझे बालक की विभक्ति आती थी, टोटल बालक का मैंने पढ़ रखा था, सप्तम, षष्ठी सारा। ठीक है, मुझे आज भी शायद याद है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, सारा का सारा मैंने पढ़ रखा था अच्छे से। ठीक है, तो मैंने एक चीज का अच्छे से पढ़ा था, मुझे सारी चीजों में पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। भाई 10 चीजों की विभक्ति लिखी हुई है, बालक का है, घोड़ा का है, ठीक है, पढ़त का है, पढ़ता, पठंत, यही सब। ठीक है, तो लेकिन आपको क्या करना है, किसी एक को काफी ज्यादा क्लियर आउट में रखना है। किसी एक, बालक पढ़ता है, बालक या पटका ले लीजिए कुछ का। ठीक है, तो एक चीज को क्लियर आउट करना है बहुत अच्छे से। षष्टमी, सप्तमी और चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया, अनेकार्थी, सब बहुवचन, द्विवचन, ये सारा का सारा पढ़ना है। अगर आपको वो आता होगा तो आपसे सारे के सारे हो जाएंगे। सारे में सारे वही रूल लगते हैं, सबका वही रूल रहता है। बस बात यह है कि आपको एक का आना चाहिए। ठीक है, एक का आना बहुत जरूरी है। तो मैं क्या कहूँगा, आप कोई भी इजी हो,
आप उसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और उसके आगे मैं क्या बताऊँ, जैसे उसके आगे टॉपिक में है वाक्य में त्रुटि मार्जिन। त्रुटि मार्जिन आपका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। त्रुटि मार्जिन आप बहुत अच्छे से कर लोगे, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है त्रुटि मार्जिन, ठीक है। आता लेकिन ज़रूर है। जैसे क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में एरोनियस वर्ड करके आता है, वही त्रुटि मार्जिन इसमें होता है, ठीक है। त्रुटि मार्जिन हिंदी का थोड़ा ऐसे ऐसे वर्ड है, एरोनियस वर्ड उसमें आता है, ठीक है। और इसमें त्रुटि मार्जिन आता है, इसमें आप पहचान लेंगे आराम से, तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। और इसमें क्या रहता है मैं देख लेता हूँ, ठीक है। बाकी व्याकरण में आपका रस छंद अलंकार आता है, तो सारा का सारा आपको रटना है, ठीक है। रस छंद अलंकार की अगर मैं बात करूं तो रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार, सारा का सारा आपको रटना है, सारा का सारा करना है। बस एक चीज मैं यहाँ पे जरूर बताऊंगा, लोगों को क्या लगता है, जैसा मुझे भी लगा था कि मुझे टीचर्स ने रस छंद अलंकार कराया था, तो मैंने क्या किया, पहले टीचर्स का जितना भी डेफिनेशन उन्होंने जिस वे से कराई मैंने वो सारी रटी। फिर जब मैंने अनसॉल्व पढ़ना चालू किया, सॉल्व को पढ़ना चालू किया, तो मैंने क्या देखा, उनका बहुत ज्यादा अच्छा था सॉल्व वालों का, ठीक है। फिर मैंने उनको याद कर लिया यार। फिर मुझे एग्जाम में क्या हुआ, थोड़ा कंफ्यूजन हो गई कि यार मैंने वो वाला एग्जाम्पल याद किया था, ये एग्जाम्पल रस का था या ये एग्जाम्पल कौन से रस का था, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो ये प्रॉब्लम अगर आपको हटाना है तो मैं यही कहूँगा, या तो आप टीचर का याद करिए या तो आप सॉल्व वाला याद करिए, किसी एक चीज़ का, एक एग्जाम्पल एक डेफिनेशन, बस इससे आगे कुछ भी नहीं, ठीक है। एक एग्जाम्पल एक डेफिनेशन, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है रस छंद अलंकार में। एक कोई क्लियर आउट करके डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, उसका एक एग्जाम्पल, बस, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये हुई हमारी व्याकरण की सारी बातें, ठीक है। अब जरा आते हैं, ठीक है, ये व्याकरण की बात हो गई, ठीक है। बाकी सब इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या किसकी मैं बात करता हूँ, बाकी सब ये जैसे आपका होता है पत्र लेखन वगैरह आपको लिखना आता होगा। फिर मैं कहूँगा पत्र लेखन में आपको पूरा 2 से 2.5 पेज नहीं लिखना है भाई। लोग क्या करते हैं, पत्र लिखने लगते हैं तो उनके 2-2 पन्ने भर जाते हैं। यार पत्र लिख रहे हो तुम, कोई एस्से नहीं लिख रहे हो, ठीक है। एस्से लिखना होता तब भी 2 से 3 या 5 से 6 पन्ने नहीं भरने। लेखन में क्या करते हैं भाई, एस्से वगैरह की बात कर लेते हैं। चलिए मैं टॉपिक ही डाल देता हूँ, पत्र लेखन और या फिर एस्से कह दीजिए, ठीक है। एस्से या फिर निबंध बोल दीजिए, ठीक है। अलग अलग टॉपिक है, पत्र लेखन और निबंध अलग अलग है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखिए पत्र लेखन में आपको क्या करना है, एक पेज, मात्र एक पेज में सब आना चाहिए आपका, ठीक है। पत्र लेखन में आपको क्या करना है, जैसे जो टॉपिक है पहले आपको सब्जेक्ट डालना है, वहाँ पे विषय, हिंदी कर रहे हैं विषय, ठीक है। विषय में जो आपका हो लिखना है, फिर यहाँ पे वो डालेंगे प्रिय वगैरह वगैरह, यहाँ तक ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये इतना हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे कॉमा लगाए, फिर ये लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जितनी भी लाइन हो गई, फिर 2 लाइन छोड़ के लास्ट में जो क्या काइंडली वगैरह लिखते हैं इंग्लिश में, आपको यहाँ लिखते हैं आदरणीय या अंततः में जो भी लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल आपको नाम वगैरह डालना है, बस, ठीक है। ये सब आपका एक ही पेज में आना चाहिए। ये नहीं कि एक पेज में ये पूरा लिख दे यहाँ तक, फिर दूसरे पेज में ये कहानी लिखना है, तीसरे पेज में वो, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ये चीजें आपको इसलिए दी जाती हैं ताकि आपका मतलब IQ लेवल और ब्रेन चेक कर दिया जाए, ठीक है। मतलब बच्चे को कितना अच्छे से आता है वो चीज़, कितना अच्छा क्लियर आउट इसका फिगर इसमें बना हुआ है, ठीक है। सो आपको इसमें क्या करना है, इसमें नंबर अगर गेन करना है तो फिर मैं कह रहा हूँ इतना चीज़ इतने में, बीच वाला यहाँ ऐसे लिखना है, लास्ट वाला ऐसे, वो भी एक पन्ने में सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। और ये नए पन्ने में लिखिएगा, उसी पन्ने में नहीं कि आधा पन्ना भर गया नीचे से हेडिंग डाले पत्र लेखन, नहीं, नए पन्ने में करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, करना स्टार्ट करिएगा। ये हुआ निबंध की बात, ये हुआ पत्र लेखन की बात। निबंध लेखन की बात क्या होती है, निबंध लेखन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका आपके टॉपिक्स डिफाइन करेंगे कि आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे लोग क्या करते हैं, मैं छोटी क्लास में क्या करता था, जैसे मेरा प्रिय खिलाड़ी पे कोई निबंध आ गया, ठीक है, तो मैं क्या करता डालता था मेरा प्रिय खिलाड़ी, चालू कर देता था भाई,
6 पन्ने 7 पन्ने खींच देता था बिल्कुल विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी टॉपिक, ठीक है। और वो पूरा का पूरा मैम सही तो कर देती थी, लेकिन नंबर उसमें 8 से 9 हमारे हमेशा कट जाते थे। 10 नंबर का आता था तो 2-2.5 नंबर मैम पकड़ा देती थी। फिर मैंने मैम से एक बार पूछा कि मैम ऐसा क्यों है, मैं तो 6 से 7 पन्ने लिखता हूँ। तो मैम ने पता है क्या कहा, बेटा इसमें टॉपिक तो है ही नहीं, जैसे विषय भी तो होने चाहिए, आप किसके बारे में लिख रहे हो, ठीक है, वो क्या करता है। मतलब अगर जैसे आप लिख रहे हो पर्यावरण के प्रदूषण के बारे में, ठीक है, प्रदूषण के बारे में, तो प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, और क्या कारण है प्रदूषण बढ़ने के, ठीक है, प्रदूषण होता क्या है। सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद कॉजेस चाहिए, ठीक है, प्रिकॉशन होने चाहिए, फिर अंत में रिजल्ट होने चाहिए। आप जितने टॉपिक खींच सकते हो ना निबंध में, आप उतने लिखिए। जैसे 8 से 10 टॉपिक आप डिफाइन करिए, बीच बीच में क्या करना है आपको, ब्लैक पेन से कुछ कोटेशन भी डालने, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए। और 5 से ज्यादा पेज मत लिखिएगा प्लीज, 5 से ज्यादा पेज आप मत लिख लीजिएगा, ठीक है, नंबर नहीं मिलेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ 5 से 4 पेज में बहुत है। कोटेशन वगैरह बीच में डालिए अच्छे अच्छे, ठीक है। जैसे मैं क्या करता था, कोटेशन वगैरह बीच में डाल देता था, हालांकि वो कोटेशन मेरे खुद के बनाए हुए होते थे, लेकिन बढ़िया बेटर वे में कोटेशन डाल देता था, ठीक है। तो कोटेशन आपको अच्छे अच्छे से बीच में डालने हेडिंग के बाद। जैसे मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ठीक है, जैसे मुझे क्या मिला, यहाँ पे निबंध मैंने लिखना चालू किया, ठीक है, निबंध डाला, ठीक है, निबंध डाला, फिर यहाँ पे टॉपिक्स डाले, विषय, ठीक है, विषय डाला, फिर विषय में जो था, ठीक है, यहाँ पहला टॉपिक कॉमा, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, 4 टॉपिक, मुझे 10 टॉपिक डिफाइन करने। तो मैं क्या करूँगा, पहला टॉपिक लिखा मैंने, पहली हेडिंग जो भी था, जैसे क्या होगा, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय लिख देता हूँ, परिचय, ठीक है। परिचय में मैंने क्या किया, 4 लाइनें लिखी, ठीक है। उसके बाद एक क्या किया, बीच में ब्लैक पेन से कोटेशन डाल दिया, 1 लाइन नीचे और लिख दी, बस परिचय खत्म। ऐसे ही दूसरा टॉपिक उठाया कोई ऑप्शन, दूसरा टॉपिक उठाया मैंने कौन सा, जस्ट सपोज दैट कॉजेस, ठीक है, कारण, कारण उठाया, ठीक है, कारण लिखे, 3-4 लाइन लिख दी, एक कोटेशन डाल दिया, नीचे 2 लाइन और लिख दिए, कारण खत्म, ठीक है। ऐसे ही सारे आपको करने, ठीक है। और लास्ट में उपसंहार बिल्कुल लिखना है। ये हुआ निबंध का माध्यम, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स, हमारे बच्चे थे सिर्फ और सिर्फ, तो इंपॉर्टेंट फीचर्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हाउ टू स्क्वायर 90 + 85, 80 + 90 है, वो भी बता देता हूँ। तो जो एवरेज बच्चे हैं उनके 80+ लाने हैं, तो उनको क्या करना होगा, अपना पिछला रिवाइज करना है। जो टॉपर बच्चे हैं उनको 90+ लाना है। स्कूल में आपके 80+ आ रहे थे, लेकिन इसमें 90+ लाना है, तो आपको क्या करना है, पीछे वाला तो रिवाइज ही करना है, कुछ तो आपने चीज होगी जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता होगा, आपको उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। सो मेरे क्लास में लड़की थी, ठीक है, नेहा करके नाम था उसका, बहुत बेटर थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, ठीक है। मैं उसकी हमेशा तारीफ किया करता हूँ। जिस वजह से वो पढ़ती थी, मुझे लगता था आई थिंक हम लोग किसी टाइम उस वजह से पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता था, मुझे जितना आता था मैं अपने आप को अपने आप से कंपैरिजन करता था, उससे कंपैरिजन नहीं करता था, ठीक है। सबका अपने अपने पढ़ने का अलग तरीका होता है, ठीक है। सो आपको करिए, जैसे टॉपर्स में क्या होती है, एक एक्स्ट्रा बात होती है, वो हर एक चीज़ में नई चीज़ें खोजने की कोशिश करते हैं। तो जो टॉपर्स लोग हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि जो चीज़ें आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा करने का क्या मतलब है, आप राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा में ले जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। निबंध वगैरह कर रहे हैं तो कोटेशन अच्छे से लिखिए, ब्लैक पेन से लिखिए, स्केच स्केल का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हैं, ठीक है। तो आपको ये सब करना है, ठीक है। और बाकी आपका मेन इंपॉर्टेंट पता है क्या, अब मैं इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है। पहली चीज ये है कि जैसे हम आते हैं गद्य के ऊपर, गद्य के ऊपर मैं क्या कहूँगा, देखिए गद्य में जब आप जाएंगे तो आपको क्या करना है, व्याख्या तो लर्निंग करनी है, ठीक है। सबसे मेन चीज पता है क्या, संदर्भ आपको आना चाहिए। अगर आपको व्याख्या नहीं भी आती तो आप संदर्भ लिख लीजिएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे, पक्की बात है। तो संदर्भ आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही पद्य में आपका प्रसंग आना चाहिए, आपको संदर्भ आना चाहिए, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स में ले जाते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे लोग क्या होता है, संदर्भ वगैरह भाई लिखते ही नहीं है। जो पहली पहली बार बैठते हैं, वो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो संदर्भ वगैरह लिखते नहीं है, ठीक है। वो स्कूल में इतना ध्यान नहीं देते हैं, और काफ़ी पिछड़े स्कूल से होते हैं, जैसे काफ़ी मतलब पिछड़े जिलों से आते हैं, वो क्या करते हैं, संदर्भ वगैरह लिखते ही नहीं है भाई, ठीक है।
तो संदर्भ आपको लिखना है अच्छे से, संदर्भ प्रसंग ये सब आपको आना चाहिए, तो ये आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। राइटिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि गोदे जा रहे हो, भाई गोदना नहीं है, जितना भी आता हो अच्छी राइटिंग में अच्छे पेन का इस्तेमाल करके लिखना, ठीक है। और अगर मैं जीवनी की बात करूँ तो जीवनी आपको मैंने बताया आपको कैसे लिखना है, ठीक है। जीवनी में ज़्यादा कोशिश करिएगा कि आप परिचय पे ना इतना फोकस करके आपको साहित्यिक परिचय पे ज़्यादा फोकस करना है। उनके घर का मतलब आपको सिस्टम नहीं बताना है कि कहाँ से कहाँ तक आए या कहाँ से कहाँ तक गए, उनकी मम्मी का क्या नाम, पापा का क्या नाम। इससे बेटर है आप साहित्यिक परिचय दीजिए कि उनको कितना अवार्ड मिले, कौन सी उनकी ज़्यादा खास रचना थी, किस रचना पे उनको ज़्यादा अवार्ड मिला या किस रचना पे उनकी ज़्यादा प्रशंसा हुई, तो इससे टीचर भी बहुत ज़्यादा प्रशंसक होंगे आपके लिए, ठीक है। सो आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। कहने का बात मेरा ये है कि जीवनी में आपको साहित्यिक परिचय पे ज़्यादा फोकस करना है, रचनाएं वगैरह ज़्यादा लिखना है, ठीक है। नंबर अगर को आपको ज्ञान करने हैं। वैसे ही नाटक वगैरह में आपको जैसा आपके टीचर ने लिख रहा है बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी है या अपने तरफ से सब बोलते जा रहे हो, नहीं, जितना आपके टीचर ने लिखवाया आप उतना करिए, बेटर है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ निबंध वगैरह मैंने बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। और बाकी जितना भी था मैंने बहुत अच्छे से बताया, मैंने हर एक टॉपिक को डिफाइन किया आपको कैसे पढ़ना है। रशियन अलंकार में फिर बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल एक डेफिनेशन, एक एग्जाम्पल एक डेफिनेशन, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। बस इतना ही याद करिएगा। और हाँ, एग्जाम्पल ये पढ़ लीजिएगा कि जैसे हास्य रस में कौन सा मतलब चीज़ आती है जिससे वो हास्य रस बनता है, ठीक है। करोड़ रस से कौन सी चीज़ आती है जिसमें वो करोड़ रस बनते हैं, ठीक है। मैंने हिंदी पढ़ाई तो नहीं है, अगर मैं पढ़ाता तो मैं वही बताता, लेकिन आपको जो बता रहा हूँ वो आप करिएगा, ठीक है। जैसे हास्य रस में क्या है, कोई ऐसी चीज़ होगी उसमें कोई वर्ड तो आएगा जिससे आपको हंसने में थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है, तभी तो आप हंसोगे। करोड़ रस में क्या होता है, शोक से रिलेटेड होता है, तो कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिससे उसमें शौक से रिलेटेड होगा, तो मे बी डेफिनेशन ना पूछ के आपसे एग्जांपल दे दिया जाए, ये पूछ दिया जाए कौन सा रस है, तो आपको उसमें क्या करना है कि मतलब उसको पढ़ना है, एनालाइज करना है कि इसमें हास्य पद आ रहा है या करोड़ शौक पद आ रहा है, ठीक है। उस हिसाब से लिखना है, ये नहीं कि मतलब लिखते ही जा रहे हो कुछ भी, ठीक है। और ग्रामर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करने का मतलब क्या है, ग्रामर क्या है, आपकी नंबर देने वाली सब्जेक्ट है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 में 2 मिलेंगे। अनेकार्थी है, 2 में 2 मिलेंगे, ठीक है। पर्यायवाची है, 2 में 2 मिलेंगे। तो आपको ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करना है जिसमें आप फुल मार्क्स ले पाएँ, ठीक है। बाकी जो टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छे से आना हो उसको आप पहले लिखने की कोशिश करिएगा। ये नहीं यार मैंने क्या किया, निबंध देखा 10 नंबर का, कुछ लोग क्या करते हैं नंबर के हिसाब से जाते हैं। निबंध देखा, निबंध पहले उठा के पहला क्वेश्चन डाल दिया, आपको प्रश्न नंबर 10, निबंध लिखना चालू कर दिया, भाई वो नहीं करना है, ठीक है। निबंध आपको लास्ट में ही लिखना है। जो टॉपिक आपको पहले आ रहे हैं, संस्कृत का पोर्शन मुझे पहले आता था बहुत अच्छे से, संस्कृत मैंने पहले अटेम्प्ट किया था, वो एक ऐसा टॉपिक था आपको 10 में 10 भी देगा, आपको 10 में 5 भी देगा, आपके लिखने के ऊपर है, ठीक है। संदर्भ वगैरह आपको अच्छे से डिफाइन अप करना है, ठीक है। तो मुझे संस्कृत पोर्शन बहुत अच्छे से आता था, तो मैंने संस्कृत को पहले अटेम्प्ट किया था, उसके बाद गद्य, उसके बाद पद्य पे आया था, ठीक है। तो जो टॉपिक आपको पहले आता हो, जरूरी नहीं आप पेपर देख रहे हो तो पहला टॉपिक आपका शॉर्ट क्वेश्चन का है तो शॉर्ट क्वेश्चन करिए, नहीं, जो टॉपिक मुझे पहले आता होगा मैं प्रश्न डाल के वो टॉपिक पहले करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नंबर नहीं कटेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन क्या रहता है, शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आपके 2022, 23, 24 तीनों शॉर्ट क्वेश्चन में ये कहूँगा यार 4 साल के याद कर लो, शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। शॉर्ट क्वेश्चन आप जितने आपके सॉल्व में हो वो सारे पढ़ने हैं आपको, ठीक है, बहुत अच्छे से। और रट डालिए, पूरा पूरा रट डालिए एकदम शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। 20 नंबर का मुझे लगता है आता है, ठीक है। 10 क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट नंबर के, शॉर्ट, हाँ 10 क्वेश्चन होते हैं, 20 नंबर के आते हैं, ठीक है। सो वो सारे के सारे आपको पढ़ डालें। तो ये हमारी हिंदी की स्ट्रेटेजी बताई, ऐसे मैं अदर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बताता रहूँगा, ठीक है। और कैसी लगी आपको आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को यहाँ शेयर करें। और जिनका भी बोर्ड एग्जाम्स हैं वो मेरी मैथमेटिक्स की क्लासेस जरूर देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छी लग रही तो आप शेयर करते रहिए, ठीक है। सो कीप योर सपोर्ट, ठीक है। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते।